हेलो दोस्तों। तो आइए एक हम नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। आगामी आने वाले परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक करंट अफेयर्स का रिवीजन सीरीज होगा, जिसमें हम सबसे पहले पॉलिटी के सेक्शंस को ला रहे हैं। यह कम से कम 3 पार्ट में आपके सामने आएगा। तो आइए हम फर्स्ट पार्ट को पहले देखते हैं। पहला टॉपिक है चुनावी बॉन्ड योजना, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है। ठीक है, ये एक मामला चल रहा था एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस भारत संघ, और अन्य विवाद भी थे इसमें शामिल, जिसमें चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने की मांग की गई थी। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। और ये असंवैधानिक घोषित करने के पीछे जो सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया है वो यह है कि यह योजना सूचना के अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करता है। तो आपको ध्यान देना है कि सूचना का अधिकार भी क्या है, एक तरीके का इम्प्लाइड मौलिक अधिकार इसे बोलते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने माना है। पहले यह लीगल राइट के रूप में आता था। अगर ऑप्शन में लीगल राइट और फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया हो तो आप तीनों को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट दिया हुआ हो तो अवश्य उसको लगाएं, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का ऑप्शन हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लगाएं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस आधार पर गलत घोषित किया है? सूचना के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर इसे असंवैधानिक घोषित किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ बात की, वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। वो कैसे? तो जो कॉरपोरेट फंडिंग होती है, अब उसे क्या कर दिया गया है, कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन कर दिया गया और यह कहा गया कि कंपनी कितना भी चंदा दे सकती है। जबकि पहले क्या प्रावधान था कि कंपनी अपने प्रॉफिट पिछले 3 सालों का, 3 वर्ष का अगर प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट उसका केवल 7.5% ही चंदा के रूप में दे सकती थी। ठीक है, इसके अलावा आईटी एक्ट 1961 में भी संशोधन किया गया। तो इन सभी आधारों पर चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अब उसके पहले कि चुनावी बॉन्ड योजना था क्या, उसको जान लीजिए। तो यह एक पी नोट है, मतलब प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, यह धारक को क्या करता है, ब्याज रहित या ब्याज मुक्त लिखत है। तो उस पर अमाउंट लिखे होते हैं और वो क्या होता है, ब्याज रहित होता है। ठीक है, और यह बियरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करता है, जिस पर क्या होता है, खरीदार और प्राप्तकर्ता दोनों के नाम उल्लेखित नहीं होते हैं। ठीक, इसकी विशेषता और क्या है, यह नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आपने एक बार खरीद लिया तो उसको आपको किसी पार्टी को देना ही देना होगा। इसके अलावा इसे कौन खरीद सकता है, तो भारत का नागरिक या भारत में स्थापित निगम, कोई भी कंपनी इसे खरीद सकता है। और इसको कहाँ से खरीदा जा सकता है, तो जो केवल अधिकृत एसबीआई के ब्रांच से हम इसे खरीद सकते हैं। ठीक, इसका उपयोग केवल कौन कर सकता है, तो जो रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है, चुनाव आयोग ने जिनको पंजीकृत किया है, जिन दलों को, उन्हें ही यह दान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, और एक कंडीशन और भी है कि पिछले लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में उन्हें कम से कम 1% वोट प्राप्त हुआ हो। और 1% वोट कौन सा, जो वैध मत होते हैं उसका प्राप्त हुआ हो। यह राजनीतिक दलों के लिए उन औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान चंदा प्राप्त करना सुनिश्चित करते हैं, जिसका सरकारी अधिकारी द्वारा ऑडिट किया जाता है। तो इस सेंस में ही इसे हम पारदर्शी मानते हैं। प्रत्येक चुनावी बॉन्ड में एक विशिष्ट अल्फा न्यूमरिक संख्या होती थी, जिसको हम कैसे देख सकते थे, पराबैंगनिक किरणों के माध्यम से ही देखा जा सकता था। परंतु अब इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो देखते हैं कि सरकार अब
नया क्या लेकर आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वो है भारत के सुप्रीम कोर्ट का 75 साल पूरा हो गया है, क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट को इंडिया में जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट को 28 जनवरी 1950 को अपना लिया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का विकास भारत में हुआ कैसे है। तो देखिए, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का। ठीक है, इसी समय हमने 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। उसके बाद मद्रास में हमने 1800 ईस्वी में और बम्बई में 1823 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। उसके बाद 1861 में इंडिया हाई कोर्ट एक्ट आया। उसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। एक फैक्ट्स आप यहाँ और भी ध्यान रख सकते हैं कि जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था उसमें 4 सदस्य थे, 3+1, एक सीजीआई था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और सीजीआई जो थे उस समय का, उनका नाम था एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कुछ आर्टिकल जो संविधान में मेंशन है सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में, तो देखिए ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की चर्चा अगर संविधान में देखें तो वो आर्टिकल 124 से 147 तक की गई है, लेकिन कुछ चीजें हमको याद रखनी चाहिए जो महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कुछ। आर्टिकल 124 में क्या कहा गया है कि एक भारत में सुप्रीम कोर्ट होगा, उसका एक सीजीआई होगा, ठीक, और उसमें कम से कम 7 से कम सदस्य नहीं हो सकते थे। तो संसद कानून बना के उनके सदस्यों की संख्या का निर्धारण करती है। तो वर्तमान समय में एक सीजीआई है, 1+33 का यह रेशियो है, एक सीजीआई और 33 अभी जजेज मौजूद हैं, तो कुल 34 सदस्य वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण आर्टिकल इसमें नहीं लिखा गया है, तो मैं बता देता हूँ एक दो महत्वपूर्ण आर्टिकल। वो है आपका आर्टिकल 129। तो आर्टिकल 129 क्या कहता है कि यह कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक। और अवमानना की शक्ति, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, डिक्री दी है, अगर उसके किसी नागरिक या संस्था के द्वारा अवमानना किया जाता है तो उन पर अवमानना का केस चलाया जा सकता है, वो भी किसके अंतर्गत, अवमानना के दोषी से संबंधित केस को भी आर्टिकल 129 के अंतर्गत ही सुना जाता है। आर्टिकल 130 क्या कहता है, यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगा, दिल्ली में, अथवा ऐसे अन्य स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से समय समय पर निर्धारित करेगा। तो राष्ट्रपति अगर अनुमति देते हैं तो सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के स्थान को बदल सकता है, अभी जैसे दिल्ली में है। उसी तरीके से अभी मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है, विधि आयोग ने भी सिफारिश किया है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के स्थान में कुछ और भी स्थानों को जोड़ा जाए, ठीक। तो उसमें जैसे यह चर्चा है कि जो दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट होगा वो हमारा केवल संवैधानिक मामला सुनेगा, और इसके साथ ही 4 क्षेत्रीय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, 4, और वो भारत के चारों दिशाओं में होगा, और वो बेसिकली अपील कोर्ट के रूप में काम करेंगे। और यह दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट होगा वह केवल संवैधानिक मामले को ही देखेगा, ठीक। चलिए तो आगे देखते हैं आर्टिकल 131। तो यह बेसिकली क्या करता है, यह सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक क्षेत्राधिकार के मामले में आता है, जिसमें 3 प्रोविजन किए गए हैं। वो है कि सेंटर और स्टेट के बीच का कोई मसला हो, ठीक है, एक तरफ सेंटर हो, स्टेट हो, प्लस स्टेट हो, और तीसरा कि स्टेट प्लस स्टेट का मामला हो। एक तरफ सेंटर है, एक तरफ स्टेट है, एक तरफ सेंटर और स्टेट है, और एक तरफ
स्टेट हैं, और एक तरफ स्टेट और एक तरफ स्टेट, तो इन तरीके का कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई हम अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है, अब आर्टिकल 143 को देखिए। यह राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, किस पर? कोई भी जो लीगल मैटर है, ठीक है, कानून से संबंधित कोई प्रश्न है या लोक महत्व के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है कौन? राष्ट्रपति। एक आर्टिकल है जैसे आर्टिकल 132, यह अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। तो 132 के अंतर्गत ये संवैधानिक मामलों को देखते हैं, 133 के अंतर्गत ये सिविल अपीलीय मामलों को देखा जाता है, 134 के अंतर्गत आपराधिक मामलों को देखा जाता है। ठीक है, 136 स्पेशल लीव पिटीशन की बात करता है, 136 एसपीएल की बात करता है, स्पेशल लीव पिटीशन। अगर कोई निर्णय किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट या उसके नीचे के न्यायालयों में दे दिया गया है और यह बहुत महत्वपूर्ण है, तो कोई अपील दायर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव पिटीशन के आधार पर, एसएलपी के आधार पर उसे सुनने की इजाजत दे सकती है। 137 में क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय सुना दिया है तो उसका वो रिव्यू कर सकता है। तो रिव्यू का प्रोविजन मतलब पुनरावलोकन का, पुनर्समीक्षा का जो प्रोविजन है वो 137 में है। अब आ जाइए 142 में क्या है। तो 142 में कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है, और यह कंप्लीट जस्टिस बहुत ही पावरफुल आर्टिकल है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए डिक्री या आदेश जारी कर सकती है। जैसे अभी चंडीगढ़ मामला में मेयर के चुनाव परिणाम से संबंधित जो था उसको उसने अमान्य घोषित कर दिया। उसी तरीके से विशाखा गाइडलाइंस, ये गलत लिखा सब मतलब राइटिंग हो गई है। तो विशाखा गाइडलाइंस कब आया था? 1997 में। उस समय कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित रोकथाम के लिए कोई भी लीगल कानून हमारे व्यवस्था में नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? गाइडलाइंस प्रोवाइड किया। ठीक, अब 143 हो गया, 142 हो गया, 36 हो गया, 37 हो गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार आते हैं मिलान करने के लिए भी और क्वेश्चन के फॉर्म में भी। आगे देखिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि विधि आयोग की चर्चा होती रहती है तो ये जान लीजिए कैसी संस्था है। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो ना तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। यह कैसा है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। लाइक कि प्लानिंग कमीशन था, चाहे नीति आयोग है, वो इस प्रकार का एक गैर संवैधानिक निकाय है। पहली बार विधि आयोग की स्थापना चार्टर अधिनियम 1833 जो आया था उसके द्वारा की गई थी, और जो मैकाले साहब थे, लॉर्ड मैकाले, इनका पूरा नाम लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले है, वो विधि आयोग के पहले सदस्य थे। स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग कब बना है? 1955 में। ठीक है, भारत सरकार की एक अधिसूचना के द्वारा इसे गठित किया गया। तब से लेकर अब तक 22 विधि आयोग की नियुक्ति हो गई है, और इनका कार्यकाल कितना निर्धारित किया जाता है? 3 सालों तक। और यह किसके अंतर्गत काम करते हैं? कानूनी मामलों का विभाग है, और वह विभाग कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, इनका कार्य क्या है? कानून के क्षेत्र में अनुसंधान, रिसर्च करना, सरकार को सिफारिश रिपोर्ट देना। ठीक है, तो ये रिसर्च करके रिपोर्ट को सरकार को सौंपते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि यह बाध्यकारी सिफारिशें हैं, मतलब सरकार इसको मानने के लिए कहीं से भी बाध्य नहीं है कि हाँ ये होना चाहिए। अब तक विधि आयोग ने कितने रिपोर्ट्स दिए हैं? 277 रिपोर्ट्स जनवरी 2024 तक प्रस्तुत किया है।
तो बेसिकली इसमें जानने वाली चीज क्या है कि यह एक गैर सांविधिक निकाय है, नॉन स्टेटरी बॉडी है। दूसरा, 1833 के एक्ट से में पहली बार विधि आयोग का निर्माण हुआ था। स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग 1955 में आया और अब तक 22 विधि आयोग बन चुके हैं और इसका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष। यह कानूनी मामलों के विभाग के अंतर्गत कार्य करता है और यह विभाग कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका काम क्या है, रिसर्च करना, और इसकी सिफारिशें कैसी है, गैर बाध्यकारी है। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। देखिए, ये बेसिकली महामारी रोग अधिनियम ईडीए, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, इस पर विधि आयोग ने एक रिपोर्ट दिया था, इसलिए मैंने इसको कंसीडर कर लिया है। बेसिकली क्या है, ये कब आया था इंडिया में, ये जानना जरूरी है। ब्रिटिश सरकार ने 1896 में तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में क्या फैल गया था, बुबोनिक प्लेग महामारी फैल गई थी। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को पारित किया गया था। उस समय के वायसराय कौन थे, तो 1894 से 99 के बीच में लॉर्ड एलगी टू उस समय के वायसराय थे। यह सरकार को किस प्रकार की शक्ति देती है, यह खतरनाक महामारी रोगों को विनियमित करने, रेगुलेट करने, रोकने, नियंत्रित, कंट्रोल करने के लिए सरकार को व्यापक शक्ति देती है। तो आपने ध्यान दिया होगा अभी जो 2020 और 21 में हमारे यहाँ कोरोना वायरस फैला था, जो वैश्विक महामारी थी, उसमें भी ईडीएम 1897 का प्रयोग किया गया था। तो सरकार रोकने के लिए क्या लगा सकती है, 1897 एक्ट। ठीक, केंद्र सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर बंदरगाहों से प्रस्थान करने वाले या वहां पहुंचने वाले जहाजों और जलपोतों का निरीक्षण करने की अनुमति भी यह एक्ट देता है। ठीक, देखिए, लेकिन लॉकडाउन इसके आधार पर नहीं लगा था। लॉकडाउन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया गया था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक बार इस पर प्रश्न आ चुके हैं, तो फिर से आने की संभावना हो सकती है कि लॉकडाउन का प्रोविजन किस एक्ट के थ्रू लगा, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो करते हैं वो 17वीं लोकसभा से संबंधित है। बेसिकली क्या है कि अब जो है 18वीं लोकसभा चल रही है, लेकिन यह देख लीजिए कि 17वीं लोकसभा का कामकाज कैसा रहा। तो जून 2019 से फरवरी 2024 के बीच में 17वीं लोकसभा काम की है। ठीक है, अपना कार्यकाल पूरा करने वाली सभी लोकसभाओं में 17वीं लोकसभा सबसे कम बैठ के आयोजित की है। तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं कि मतलब अब तक जितनी भी लोकसभाएं कार्यरत रही है, उसमें सबसे कम काम और सबसे कम बैठ के 17वीं लोकसभा की रही है। पहली बार लोकसभा ने अपने पूरे कार्यकाल में उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया। ये पहला टाइम ऐसा गया जिसमें लोकसभा में कोई भी उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया गया था। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 93 यह प्रावधान करता है कि लोकसभा में यथाशीघ्र एक अध्यक्ष होना चाहिए और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। 17वीं लोकसभा में केवल 16% विधेयकों को ही विस्तृत जांच के लिए संसदीय समिति के पास भेजा गया। ठीक, इसके अलावा भी और भी कई फाइंडिंग्स है, जैसे कि लगभग 80% जो बजट पेश होता था उस पर कोई चर्चा नहीं होती थी, डायरेक्ट मतदान किया जाता था। ठीक, तो 17वीं लोकसभा के ये सब फाइंडिंग्स रहे हैं, आप इनका उपयोग मेंस में कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए आधार कार्ड, ये क्यों बेसिकली चर्चा में रहा। बेसिकली कार्ड नागरिकता या जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आधार कार्ड क्या है, यह पहचान पत्र के रूप में तो काम करता है, लेकिन
इसे हम नागरिकता के रूप में या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में नहीं मान्यता देते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यह 12 अंकों का रैंडम क्या है, एक संख्या होती है और इसे विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी किया जाता है। UIDAI आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत कैसी संस्था है, एक वैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक, आधार कार्ड में जनसांख्यिकीय क्या क्या मेंशन होता है, तो नाम होता है, जेंडर होता है, जन्म तिथि और पता। इसके अलावा बायोमेट्रिक्स के रूप में फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आइरिस स्कैन होते हैं और चेहरे की तस्वीर होती है। तो आधार कार्ड पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है इसमें कि यह पहचान पत्र के रूप में काम करता है, लेकिन जन्म तिथि का प्रमाण और नागरिकता के रूप में यह वैध नहीं है। ठीक, अब आ जाइए मीडिया और चुनाव। ये इसलिए डाला गया है क्योंकि अभी इलेक्शन हुए हैं और इसमें देखिए कि क्या क्या प्रोविजन छोटे छोटे होते हैं। लोकतंत्र का मीडिया को क्या कहते हैं, चौथा स्तंभ बोलते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत आता है। इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, यह फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो मीडिया को जो राइट दिया गया है वो एक फंडामेंटल राइट है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)A। ध्यान रखिएगा, आजकल क्योंकि क्वेश्चन 19(1)B लिख के आ जाता है, C लिख के आ जाता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 1998 के लोकसभा चुनाव के बाद से चुनावों के दौरान संचार के सरकारी साधनों टेलीविजन और रेडियो का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। तो टेलीविजन और रेडियो का उपयोग कब से हो रहा है, 1998 से। लोकसभा चुनाव के बाद ये अधिकार राजनीतिक पार्टियों को जो मान्यता प्राप्त है उनको दे दी गई। राष्ट्रीय दलों को सामूहिक रूप से दूरदर्शन, किन दलों को, राष्ट्रीय दलों को जो नेशनल पार्टी है, दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर कम से कम 10 घंटे और इसके क्षेत्रीय चैनल्स पर कम से कम 15 घंटे का प्रसारण समय मिलता है। राष्ट्रीय दलों कितना, सामूहिक रूप से, ये नहीं कि इंडिविजुअल, सामूहिक रूप से। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय आकाशवाणी नेटवर्क पर 10 घंटे का प्रसारण मिलता है। ठीक है, और क्षेत्रीय आकाशवाणी स्टेशन पर 15 घंटे का। ठीक, तो दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर 10 घंटे और क्षेत्रीय चैनल पर 15 घंटे। उसी तरीके से राष्ट्रीय आकाशवाणी नेटवर्क पर 10 घंटे और क्षेत्रीय आकाशवाणी स्टेशन पर 15 घंटे। ठीक, राज्य स्तरीय दलों को, ठीक है, तो ये राजनीतिक दल जो है, राष्ट्रीय दल को ये सुविधा है, और राज्य स्तरीय दलों को सामूहिक रूप से उपयुक्त क्षेत्रीय दूरदर्शन चैनल और आकाशवाणी रेडियो स्टेशन पर कम से कम 30 घंटे का प्रसारण का समय मिलता है। ठीक, तो ये फाइंडिंग से हो सकता है कि आ जाए, तो ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए ओबीसी के बारे में जानिए। बेसिकली क्या हुआ है कि ओबीसी जो आपको ये बना है, इनको समीक्षा करने की बात की जा रही है ओबीसी कैटेगरी में, तो इसीलिए ये चर्चा में बना हुआ है। ठीक, तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, जिसकी स्थापना 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओबीसी की राज्य सूची की समीक्षा कर रहा है। ठीक है, तो जो ओबीसी है, ओबीसी के आयोग को 102 के अंतर्गत कैसा अधिकार मिल गया है, ये अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक, तो अब उसी शक्ति का प्रयोग करके ये राज्य सूची में जो शामिल है ओबीसी, उसके कैटेगरी की समीक्षा कर रहे हैं। भारतीय संविधान में ओबीसी की कोई मानक परिभाषा नहीं है। ठीक,
इसे हम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में जाना जाता है। तो जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें सामान्यतः हम पिछड़ा वर्ग आयोग में शामिल करते हैं। ठीक है, इसका कोई मानक परिभाषा संविधान में उपलब्ध नहीं है। और ओबीसी की अपने भारत में दो सूचियां मौजूद हैं। एक है केंद्रीय स्तर की सूची जिसका उल्लेख आर्टिकल 342A1 में किया गया है। तो केंद्रीय सूची है, इसका उल्लेख कहाँ है? 342A1 में। राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से परामर्श से राष्ट्रपति को किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में ओबीसी की केंद्रीय सूची का निर्धारण करने का अधिकार होता है। ठीक है, 342A1 के अंतर्गत। तो ये केंद्रीय सूची कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। दूसरा क्या है? राज्य स्तर पर। तो राज्य सूची 342A3 के अंतर्गत आता है और प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अपने उद्देश्यों के लिए एसीबीसी प्रविष्टियों की एक सूची तैयार करने और उसमें बदलाव करने का अधिकार है। तो राज्य जो है पिछड़े ओबीसी में कौन सी जाति आएगी उसका लिस्टिंग करने के लिए सक्षम है, वो 342A3 में शामिल है। तो बेसिकली क्या है कि यह केंद्र की जो सूची होती है और जो राज्य की सूची होती है दोनों अलग अलग होती है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। अब आ जाइए जानने की कोशिश करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। तो देखिए ओबीसी पर गठित आयोग, तो आयोग का गठन आर्टिकल 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है किस आधार पर? सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए। सरकार ने ओबीसी की स्थिति की जांच के लिए 1953 में कालेलकर आयोग, अभी हाल ही में किसी एग्जाम में आया था कि ओबीसी पर गठित सबसे पहली कमेटी कौन थी और मिलान करने के लिए दिया था। तो 1953 में काका साहब कालेलकर इनका पूरा नाम था, तो कालेलकर कमेटी बना था और 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। जब मोरारजी देसाई की जनता दल की सरकार थी तो उन्होंने मंडल कमीशन का गठन किया था। 2017 में क्या हुआ है? राष्ट्रपति ने ओबीसी जाति समूह के उपवर्गीकरण की जांच के लिए न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में रोहिणी आयोग का गठन किया। ये दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी। तो रोहिणी आयोग का गठन किया गया और कब किया गया? 2017 में। आयोग ने 2023 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, हालांकि इसे अभी लागू नहीं किया गया है। अब आ जाइए एनसीबीसी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के बारे में संवैधानिक निकाय है ये। अब अनुच्छेद 338B के अंतर्गत इसे क्या दिया गया है? संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। यह अनुच्छेद 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 338B संघ और प्रत्येक राज्य सरकार के लिए ओबीसी के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामले पर परामर्श देने का प्रावधान करता है। तो अभी जो भी नीतिगत मामलों पर परामर्श देना है वो कौन देता है? एनसीबीसी देता है, संघ और राज्य सरकारों को। इसमें संरचना क्या है? एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष है और 3 अन्य सदस्य है। और 3 अन्य सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा। उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करती है। देखिए ये ध्यान रखना है क्योंकि कई बार दे देता है कि सेवा शर्तों का निर्धारण संसद करती है, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ राष्ट्रपति द्वारा की गई है। इन्हें शक्तियां कैसी मिली हुई है? सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां इन्हें प्राप्त हैं। अनुच्छेद 329B, अब इसके बारे में जान लीजिए ये क्या है। तो
निर्वाचन आयोग ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में संविधान में अनुच्छेद 329 बी का प्रयोग किया है। बेसिकली ये मामला क्या था कि कोर्ट में यह कहा गया था कि हस्तक्षेप किया जाए, तो आयोग ने मतदान प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए इस अनुच्छेद का सहारा लिया है। तो 329 बी किससे संबंधित है कि मतदान प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ये मस्ट है कि क्वेश्चन आएगा। फॉर्म 17 क्या होता है, ये भी चर्चा का विषय रहा है। फॉर्म 17 के डेटा को मतदान अधिकारियों के अलावा किसी अन्य संस्था के साथ साझा करने की अनुमति नहीं है, ऐसा मतलब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा। और फॉर्म 17C में होता क्या है, इसके प्रथम भाग में मतदान केंद्र के लिए निर्धारित पात्र मतदाताओं की जानकारी होती है। एक मतदान केंद्र पर कौन कौन किसको किसको वोटिंग राइट्स है वो होता है। रजिस्टर में निर्वाचकों की संख्या मौजूद होती है। ऐसे मतदाताओं के बारे में जानकारी जिन्होंने अपने मतदान अधिकारों का उपयोग न करने का निर्णय लिया है, उसको भी हम 17C में ही रखते हैं। ऐसे मतदाताओं के बारे में जानकारी जिन्होंने मत देने की अनुमति नहीं दी गई है, मतलब ऐसे व्यक्ति जिसे वोटिंग राइट्स नहीं है उसकी भी जानकारी 70C से मिलती है। जो मत का प्रयोग नहीं करना चाहता है वो भी 70C से मिलती है। जो निर्वाचक है उसकी संख्या भी किससे मिलती है, 70C के प्रथम भाग में। और कितने वोटर हैं उसका भी निर्धारण कहाँ होता है, 17C में उपलब्ध होता है। इसके अलावा इसके दूसरे भाग में क्या होता है, तो प्रत्याशी का नाम जो इलेक्शन लड़ रहा है और प्रत्याशियों की कुल मत, उसे कितना मत प्राप्त हुआ है, उसे कितना वोट प्राप्त हुआ है। ठीक, और आज का संभवतः लास्ट टॉपिक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। तो ये जान लीजिए, ये हम सभी इंडेक्स को नहीं करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जो होते हैं उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यह कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यह कहाँ स्थित है, तो पेरिस में स्थित है। और ये कैसी संस्था है, तो गैर सरकारी संगठन है। इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स 2024 जारी की है। 180 देशों में भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान 159 है। ठीक है, तो भारत का स्थान क्या है, 159 स्थान पर भारत काबिज है। यह सूचकांक विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को। ठीक है, उस दिन प्रकाशित किया है। इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या रहा है, प्लेनेट के लिए प्रेस, पर्यावरणीय संकट के समय पत्रकारिता। ठीक है, तो प्लेनेट के लिए प्रेस, पर्यावरणीय संकट के समय पत्रकारिता, यह इस 2024 का थीम रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के बारे में और थोड़ी सी जानकारी। शीर्ष 3 कंट्री कौन है, पहला है नॉर्वे, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा है स्वीडन। ठीक है, तो यही कंट्री रहते हैं। सूचकांक की रैंकिंग 5 संकेतकों के आधार पर जारी की जाती है, राजनीतिक पॉलिटिकल, आर्थिक इकोनॉमिकल, विधायी, सामाजिक और सुरक्षा। ठीक है, तो ये 5 जो है संकेतकों को ध्यान रखिएगा। बेसिक ध्यान रखना है कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर पेरिस में स्थित है, गैर सरकारी है, भारत की रैंकिंग 159 है और 3 मई को ही यह अपना सूचकांक जारी करते हैं। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है। इस बार की थीम क्या है, प्लेनेट के लिए प्रेस, पर्यावरणीय संकट के समय पत्रकारिता। ठीक है, तो और नंबर 1 देश कौन है, नॉर्वे, सेकंड डेनमार्क और तीसरा स्वीडन। 159 याद रखिएगा इंडिया का रैंक है। तो चलिए क्लास को बाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक्स करना ना भूलें।